नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? तो पहली न्यूज, लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि। ये हमको छोड़ के चली गई हैं। 1929 से 2022 तक का जो इनका इलस्ट्रियस कैरियर है, 92 साल तक ये जिंदा रही और इतना नाम करके गई हैं अपना, शायद जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनका नाम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर टू ट्वीक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स के आसपास किन इलाकों में कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में एक न्यूज है। फिर प्लांटेशन की क्रॉस, प्लांटेशन क्रॉस मतलब टी हो गई, कॉफी हो गई, स्पाइसेस उगाना हो गया, इस प्रकार की चीजें बैम्बू प्लांटेशंस को और बैम्बू की खेती को इंडिया के अंदर कम कर रही है। बैम्बू की इंपॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में और लोगों की डेली लाइफ में कम क्यों हो रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे चाइना के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बीजिंग के, आप कह लो चाइना के, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में मीटिंग हुई। तो फाइनली जी जिनपिंग मिल लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। पहले तो इनको छोटे लेवल के ऑफिसर ही वर्चुअली मिल रहे थे, फाइनली इन पर्सन मीटिंग दे दिए। देखिए हैं कि यहाँ पे क्या बातचीत हुई। नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को लगातार डेवलप कर रहा है, सैंक्शंस को स्कर्ट करके अपने देश के अंदर चीजें इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इस रिस्पेक्ट में नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटीज को लेकर एक न्यूज है, इसको बात करेंगे। और ब्रिटिश मोनार्की के बारे में एक न्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा न्यूज़ेस तो नहीं है, क्योंकि संडे के बाद वाले दिन में न्यूज उतनी निकलती नहीं है, जितनी है उनको ठीक से देखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रू नाम का शब्द दिया हुआ है, जिसको समझने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रू मतलब अर्थ करना, अर्थ करना, किसी चीज को इंटरप्रेट करना इन अ पर्टिकुलर वे। तो किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर वे में इंटरप्रेट करना, अब आपकी वो पर्टिकुलर वे कौन सी है वो एक अलग चीज। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस में यूजेज है, हिज वर्ड कुड हार्डली बी कंस्ट्रूड एज एन अपॉलजी। मतलब कि उसने कुछ बोला और बोला इसलिए क्योंकि भैया माफी मांग रहा है, लेकिन माफी इस टोन में मांगी कि लग नहीं रहा था कि माफी मांग रहा है, ऐसा लग रहा धमका रहा है। समझ गए? तो कंस्ट्रूड मतलब किसी भी चीज को इंटरफर करना, डेसिफर करना अपनी ही एक तरीके से, अपने ही दिमाग से। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल पे ज्वाइन बटन नहीं दबाया, और अगर आप दबा सकते हैं, आपको भारी नहीं पड़ रहा तो प्लीज दबा दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं। अच्छा, लाइक और शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा आप लाइक शेयर करोगे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब और लोगों को वीडियोस रिकमेंड करेगा। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सुबह अर्ली आपको इस प्रकार की वीडियोस अवेलेबल करवाऊं। आज भी थोड़ा जल्दी ही वीडियो आपके लिए आ रही है, 8:15 तक आपको ये वीडियो मिल गई, इनफैक्ट उससे पहले ही मिल जाएगी। तो चलिए, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है, इनके लिए इंडिया के अंदर एक एक्ट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये 1958 का जो एक्ट था, इसको 10,010 में अमेंड किया गया और बोला गया कि भाई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के आसपास का जो 100 मीटर का इलाका होता है ना, वो प्रोहिबिटेड इलाका होगा, वहां पे कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के आसपास का जो 300 मीटर का इलाका, उसको रेगुलेटेड इलाका होगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है भाई, यहां पे अब हो ये रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कुछ ऑफिशियल्स हैं और एक रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, उनका ये बोलना है कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर ये 100 और 300 मीटर वाली जो लिमिट है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे इस प्रकार की लिमिट्स बनाई गई हो। तो यहां पे हो क्या रहा है कि भाई एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और वो एक्सपर्ट कमेटी मॉन्यूमेंट वाइज इस बात को डिसाइड करेगी कि मॉन्यूमेंट के आसपास का कितना इलाका प्रोहिबिटेड करना है, कितना नहीं करना है। तो साइट स्पेसिफिक लिमिट्स रखी जाएंगी, एक मॉन्यूमेंट के आसपास कितना इलाके में डेवलपमेंट होगी, कितने इलाके में डेवलपमेंट नहीं होगी, इसको डिसाइड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ताजमहल की बात करो, तो ताजमहल के आसपास के 500 मीटर का इलाका प्रोहिबिटेड हो सकता है, वहीं पे किसी दूसरे मॉन्यूमेंट के आसपास का हो सकता है 50 मीटर का इलाका ही प्रोहिबिटेड हो। तो ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, ये होगा सेक्शन 20A ऑफ द AMASR एक्ट 1958। हालांकि इस प्रकार के अमेंडमेंट्स करने के लिए बहुत पहले से कोशिश की जा रही है और सरकार को बहुत सारे प्लेयर्स क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा अमेंडमेंट सरकार करती है तो कल की डेट में मॉन्यूमेंट्स का जो प्रोटेक्शन है वो खतरे में आ सकता है, मॉन्यूमेंट्स के आसपास के इलाके दूषित हो सकते हैं, इंक्रोचमेंट बढ़ सकता है, वगैरह वगैरह चीजें। हालांकि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है, इसके बाद
साइट स्पेसिफिक मान लीजिए लिमिट्स लगा दी गई और बोला गया कि भाई ये फला फला मॉन्यूमेंट्स के आसपास के 80 मीटर के इलाके में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, और मान लो 80 मीटर के इलाके में कोई इंक्रोचमेंट होता है तो वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीगल पावर दी जाएगी कि वो अथॉरिटीज को बोल के उस इंक्रोचमेंट को रोक सके और इंक्रोचिंग पार्टी के ऊपर फाइन पेनल्टी मार सके। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स हैं इनको कैबिनेट का अप्रूवल जल्दी ही मिलने वाला है, और सेकेंड हाफ जो है ना बजट सेशन का मार्च में, उसको उस समय पे इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की बात की जाए तो ये होते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको डेजिग्नेट करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने बनाया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है ये। ओके, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर हमारी नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी हमें छोड़ के चली गई हैं 92 साल की उम्र पे। इनको प्यार से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कह लीजिए, क्वीन ऑफ मेलोडी कह लीजिए, वॉइस ऑफ द मिलेनियम कह लीजिए, बुलाया जाता है। 92 साल की थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर्स ऑफ इंडिया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री ये अनपैरेलल्ड है। 36 लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं, प्राइमरली इन हिंदी, बंगाली, मराठी। बहुत सारे ऑनर्स मिले हैं। 1987 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, 2001 में इनको भारत रत्न मिला है। अब तक 2 फीमेल सिंगर्स को इंडिया के अंदर भारत रत्न मिला है। पहली थी एमएस सुब्बलक्ष्मी और दूसरी है आपकी लता मंगेशकर। फ्रांस का जो भारत रत्न है ना, जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑफिस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर, ये भी मिला था लता मंगेशकर जी को 2007 में। फिर 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अवार्ड मिल चुके हैं, 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड मिल चुके हैं, 2 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिल चुके हैं, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। ये पहली इंडियन थी जिन्होंने 1974 में रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। जीएस पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है प्लांटेशन क्रॉप्स एजिंग आउट बैम्बू रिसोर्सेस। देखिए रिसेंटली ही इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है 2021 की, और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने बताया कि भाई इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में कितना फॉरेस्ट बढ़ा है। अब इस फॉरेस्ट बढ़ने में कॉमर्शियल प्लांटेशन का एक मेजर रोल रहा है। बैम्बू की प्लांटेशन इंडिया के अंदर कम हो रही है, ऐसा बता रहा है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। समझिए 2261 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इलाका इंडिया के अंदर बढ़ा है, ठीक है भाई, लेकिन 2019 से लेकर 2021 के बीच में 10,594 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जिसमें बैम्बू उगाया जाता था, उस इलाके में अब बैम्बू नहीं उगाया जा रहा। मतलब बैम्बू की खेती का 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका यहां पे कम हुआ है, ऐसा बोलना है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को। और यहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश 2473 स्क्वायर किलोमीटर बैम्बू खेती कम हुई है। कर्नाटका में 1557 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जहां पे बैम्बू उगाया जाता है, अब नहीं उगाया जाता है। और मणिपुर में 1526 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जहां पे पहले बैम्बू उगाया जाता था, अब नहीं उगाया जाता है। जहां पे बैम्बू खेती थोड़ी ज्यादा हुई है वो है मिजोरम 1085 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर आप देखो ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 615 स्क्वायर किलोमीटर का बैम्बू का इलाका कम हुआ है। बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बढ़ा भी है, जैसे मिजोरम में बढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा है, नागालैंड में बढ़ा है, आसाम में बढ़ा है, ठीक है। कमेश सलाम करके ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है साउथ एशिया बैम्बू फाउंडेशन का, इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि देखिए बैम्बू की खेती कम इसलिए हो रही है क्योंकि बाकी प्लांटेशन क्रॉप्स इस समय पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं ग्रोवर्स को। बाकी प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन से? तो भाई चाय हो गई, रबड़ हो गई, कॉफी हो गई, स्पाइसेस हो गई, इन प्लांट्स की ये प्लांटेशन क्रॉप्स बोली जाती है। खेती इंडिया के अंदर बढ़ रही है तो बैम्बू की खेती के प्रति जो फार्मर्स हैं वो थोड़े कम जा रहे हैं, ठीक है ना। नो डाउट बैम्बू की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी बैम्बू प्रेजेंटली जिन इलाकों में उगाया जाता है उसके आसपास के रहने वाले लोग बैम्बू को एक कैश क्रॉप की तरह नहीं देख रहे हैं। वहीं रबर, टी, कॉफी ये सब कैश क्रॉप की तरह देखे जाते हैं, ज्यादा उगाए जाते हैं। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात तो ये है कि भाई अगर हम देखें तो दुनिया में चाइना के बाद सेकेंड रिचेस्ट कंट्री बैम्बू डाइवर्सिटी में हम लोग हैं। इंडिया के अंदर बैम्बू की 136 स्पेशी हैं, ठीक है ना। और बैम्बू की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए नेशनल बैम्बू मिशन भी लॉन्च किया गया था। नेशनल बैम्बू मिशन की रिपोर्ट ये बोलती है कि इंडिया के अंदर 13.96 मिलियन हेक्टेयर इलाके में बैम्बू बनाया जाता है, बैम्बू उगाया जाता है। एनुअल प्रोडक्शन बैम्बू का 2019-20 में इंडिया में था 14.6 मिलियन टन, और 2017 में बैम्बू रतान इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू थी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा।
उसके बावजूद बैम्बू के प्रोडक्ट्स का जो फाइनल मेकिंग होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर हिली हुई है। दुनिया भर में अगर बैम्बू के प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट की बात की जाए तो यूएस इंपोर्ट करता है, यूरोप इंपोर्ट करता है, इंडिया भी इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कहां से करते हैं? चाइना से। नो डाउट हमारे पास बैम्बू रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा है, लेकिन बैम्बू से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को बचा के चाइना इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहा है। मतलब हमने अपनी बैम्बू इंडस्ट्री के फॉरवर्डेड लिंकेजेस को डेवलप ही नहीं किया है। बैम्बू तो है हमारे पास, बट उससे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना के दुनिया भर में बेचना, ये चीज हमने एक्सप्लोर ही नहीं की है। ये हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। और बैम्बू से रिलेटेड जो बैम्बू चिपिंग प्लांट्स हैं, पेपर मिल्स हैं और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो बंद सी हो रही हैं। बैम्बू का यूज उतना ज्यादा लोगों को आप कह लो आकर्षित नहीं लग रहा है। इस रिस्पेक्ट में बहुत सारे ट्राइबल इलाकों में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोगों ने बैम्बू की खेती छोड़ दी है। एक और प्रॉब्लम हुई है बैम्बू के यूज के कम होने में। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड किया गया 2017 में, और बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से ले आया गया ग्रास में। अब देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट या स्पेशी ट्री की कैटेगरी में आता है तो उस ट्री को काटने से पहले आपको राज्य की स्टेट डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन बैम्बू को ग्रास बना दिया गया और ग्रास काटने के लिए कोई परमिशन नहीं है। तो बैम्बू प्लांटेशंस को अब काटने के लिए इंडिया के अंदर कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। रीजन बीइंग कि भाई इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बैम्बू को ग्रास माना गया है, ना कि ट्री। तो इससे बैम्बू के प्लांटेशंस भी कम हुए हैं, बैम्बू का ओवर यूज हुआ है। जिन इलाकों में बैम्बू पहले उगते थे वहां पे काट दिए गए हैं, इसलिए भी बैम्बू की खेती ओवरऑल इंडिया के अंदर कम हुई है। इसलिए 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की खेती बैम्बू के अंदर कम नजर आ रही है हमको। ये आगे और कम हो सकती है अगर भारत सरकार फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं बनाती है, ओवरऑल बैम्बू इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर इंप्रूव नहीं करती है। तो जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भैया, चाइना पाकिस्तान के लीडर्स मिले हैं और कश्मीर इशू को लेके इन्होंने यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दिया। चाहे वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो, चाहे वो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट इमरान खान हो, दोनों ने बोला कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, डिफेंस ज्यादा होगा, पीस स्टेबिलिटी लाने के लिए हम ओवरऑल अब एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट को देखेंगे। समझ गए? विंटर ओलंपिक्स में अटेंड करने के लिए खान साहब वहां गए थे, तो शी जिनपिंग और इमरान खान की यहाँ पे बातचीत हुई। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी को बोल दिया पाकिस्तान ने कि हम सपोर्ट करते हैं। ताइवान हो, साउथ चाइना सी हो, हांगकांग हो, जिनजियांग हो, तिब्बत हो, ये सब चाइना का है। चाइना जो कर रहा वही सही है। तो माई बाप है इस समय पे पाकिस्तान के लिए चाइना, क्योंकि पाकिस्तान को लोन चाहिए, उधार उठा उठा के इस्तेमाल करना है, खुद के पास कुछ पैसा वगैरह है नहीं। फिर चाइना ने भी बोला कि भाई हम पाकिस्तान की सोवरेनिटी को डिफेंड करेंगे, इंडिपेंडेंस को डिफेंड करेंगे, सिक्योरिटी को डिफेंड करेंगे, और चाइना और पाकिस्तान के अंदर दोस्ती होने से डायलॉग होगा, रेजोल्यूशन होगा, रीजनल कोऑपरेशन होगा, साउथ एशिया में पीस होगा। इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। इंडिया ने जम्मू और कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया, इसको लेके भी यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके, पाकिस्तानी लीडर ने तो ये तक बोल दिया कि इंडिया में माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है। सोचो, एक कंट्री, मैं तो वही लगता हूँ ना, पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसने अपने यहाँ पे माइनॉरिटीज को एकदम खत्म कर दिया, वो इंडिया की माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होने का इल्जाम लगाता है। ये बड़ा ही अजीब स्टेटमेंट लगता है मेरे को। ठीक है, तो पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है, हिंदुत्व माइंडसेट को फैलाया जा रहा है आरएसएस बीजेपी के द्वारा। इस प्रकार की बातें भी यहाँ पे बोली जा रही हैं। शी जिनपिंग ने बोला कि हम चाइना मतलब पाकिस्तान की मदद करेगा इंडिपेंडेंस में, सोवरेनिटी में, टेररिज्म में, डिग्निटी में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड फेज बनाया गया है। ये सब बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। एक जो और इंडिया के लिए कंसर्न निकल के आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक फैलाया जाए, और इस कोशिश में चाइना भी बहुत हद तक इन्वॉल्व है। चाइना चाहता है कि वो एक रोड बनाए, वो रेड पेशावर से लेके काबुल तक आएगी। मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को आप ले आओ किसके अंदर, अफगानिस्तान तक पहुंचा दो। अब वैसे तो देखा जाए तो अफगानिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे यह है कि अफगानिस्तान के अंदर इस समय पे जो सरकार है तालिबान की, वो बहुत हद तक प्रो इंडिया नहीं है। जब तक अशरफ गनी की सरकार थी तब तक इंडिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान के अंदर, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट थे, तो इंडियन इंटरेस्ट को भी बहुत ध्यान देते थे। लेकिन अभी के लिए तालिबान के ऊपर एक छत्र इन्फ्लुएंस है यहाँ पे पाकिस्तान का, और चाइना और पाकिस्तान कंबाइंड तरीके से इंडिया का इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं वहां पे। ये एक बड़ा मुद्दा इंडिया के लिए उठ के इस समय पे आ रहा है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भैया, आपकी क्वीन एलिजाबेथ II इंग्लैंड की, इनके 7 डेकेड 70 साल पूरे हो चुके हैं राज्य के। देखा जाए तो 6 फरवरी 1952 को 25 साल की उम्र पे गद्दी पर बैठी थी, जब इनके पिता किंग जॉर्ज 6 की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद से 7 डेकेड्स हो चुके हैं, और ये हेड ऑफ स्टेट है किसकी, ब्रिटेन की। ओके, इनका ये बोलना है कि भाई देखिए,
अब अगली क्वीन होंगी कौन? कैमिला, जो कि वाइफ है प्रिंस चार्ल्स की। कैमिला 74 साल की है और प्रिंस चार्ल्स 73 साल के हैं, ठीक है ना। कैमिला को इसलिए माना जाता है कि इन्होंने प्रिंस चार्ल्स का ब्रेकअप कराया था प्रिंसेस डायना से। प्रिंसेस डायना की अपनी एक अलग ही कहानी है जो कि काफी फेमस है, जो लोग इस प्रकार की न्यूज में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको पता होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे ओवरऑल क्वीन एलिजाबेथ II ने बोला है कि अब जो क्वीन का दर्जा है वो आगे कैमिला को दिया जाए। कैमिला इनके हेयर अपरेंट प्रिंस चार्ल्स की वाइफ है, ठीक है। मोनार्की ऑफ यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो देखिए, पहले राजा वगैरह राज किया करते थे ब्रिटेन में, बाद में वहां पे डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन जो राज था वो बना रहा। इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, इनको इलेक्ट किया जाता है, भले इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर एक शाही खानदान के जो लोग हैं ना, उन्हें राजा या रानी माना जाता है, और ब्रिटेन के सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस उनके नाम पे लिए जाते हैं। हालांकि सरकार ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक ही है, ठीक है ना, जो राज है वो इलेक्टेड लोग ही कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टेड लोग जो भी नियम कानून पॉलिसी बनाते हैं, उन पॉलिसी के ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं? मोनार्की ऑफ यूनाइटेड किंगडम के, किंग के राज, मतलब इंग्लैंड के राजा या रानी के सिग्नेचर होते हैं, तभी वो लॉ बनता है। जीएस पेपर 1 इंटरनेशनल न्यूज में चीज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है कि भाई यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया अभी भी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को धड़ल्ले से चला रहा है। इसका प्रोग्राम बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है, भले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन और सैंक्शंस लगाए गए हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर, बट नॉर्थ कोरिया के कान पर जूं न रेंगी है, वो अपने कामों को बिना किसी डर के करते चले जा रहे हैं। ओके, रिसेंटली ही जो एग्जीक्यूटिव समरी आई है रिपोर्ट की, वो बोलती है कि पिछले कुछ सालों में प्योंगयांग, पिछले कुछ सालों में और इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में कहिए कि प्योंगयांग जो कि आपकी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, इसकी टेस्टिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन कैपेबिलिटीज बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रही है शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाने में और इनफैक्ट मीडियम रेंज मिसाइल बनाने में। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, गाइडेड टेक्नोलॉजी, सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलर की टेक्नोलॉजी, इन सब बेसिस पे नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और लगातार नॉर्थ कोरिया मटेरियल, टेक्नोलॉजी और नो हाउ भी प्राप्त कर रहा है बाहर की कंट्रीज से। ज्वाइंट साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है कुछ कंट्रीज का, हालांकि क्लियर कट बताया नहीं गया कि किन कंट्रीज का ज्वाइंट साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस ओपनली फ्लाउट हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को पैसा कहां से आता है? तो नॉर्थ कोरिया के अंदर बैठे साइबर एक्सपर्ट्स दुनिया भर में साइबर अटैक करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपने ओवरऑल प्रोग्राम को फंड करते हैं। डार्क वेब पे नॉर्थ कोरिया बहुत हद तक एक्टिव है। वैरायटी ऑफ वेपन सिस्टम्स को बना रखा है नॉर्थ कोरिया ने। और अभी के लिए जो सेल्फ इम्पोज 4 साल का मोरेटोरियम था, देखिए नॉर्थ कोरिया की बातचीत चल रही थी यूएसए से, नॉर्थ कोरिया को लगा कि हो सकता है थोड़ी बातचीत के चलते हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए जाए, तो इस बातचीत के बीच में नॉर्थ कोरिया ने एक 4 ईयर का मोरेटोरियम लगा लिया था, सेल्फ इम्पोज था। उसने खुद ही बोल दिया था कि हम बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स नहीं करेंगे, हम बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को अभी के लिए डेवलप नहीं करेंगे, हो सकता है हमारे ऊपर सैंक्शंस हट जाए। सैंक्शंस हटे नहीं है और अब नॉर्थ कोरिया ने बोल दिया है कि हम ये मोरेटोरियम खत्म कर रहे हैं, अब हम बड़े न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाएंगे और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बनाएंगे। तो कुल मिला के ये एक अच्छी न्यूज नहीं है। अगर सैंक्शंस हट जाते नॉर्थ कोरिया के ऊपर से तो शायद नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल इकोनॉमी में मीट हो जाता। ओवरऑल वो अपनी जनता की भलाई में ज्यादा ध्यान देते। आज भी नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप देखो तो भुखमरी बहुत है, गरीबी बहुत है, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन बहुत है, लोगों के पास फ्रीडम ना के बराबर है, और नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री जबरदस्त तरीके से डेवलप किया जा रहा है। डिक्टेटरशिप वहां पे मस्त चल रही है, बाउंड्री चाइना के साथ लगी हुई, तो चाइना का पूरा सपोर्ट है। तो कितना ही यहाँ सैंक्शन लगा दे सिक्योरिटी काउंसिल, इनकी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लगातार यहाँ पे जारी है। कोविड-19 आने के बाद से जो मूवमेंट है नॉर्थ कोरिया के लोगों का बाहर और बाहर के लोगों का नॉर्थ कोरिया के अंदर जाने का, वो काफी हद तक ब्लॉक हो चुका है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के कोल भाई लगातार एक्सपोर्ट हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है बाहर की दुनिया से। तो भले ही यूएन सैंक्शंस हैं, बट इकोनॉमिक लाइफ नॉर्थ कोरिया की चल रही है, उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोलिफरेट कर रही है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप आपको इस लेक्चर को सुनने में मजा आया हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।